तो आज सोशल मीडिया के दिन है, अपने सवाल आप हमें ट्विटर पे भेजते रहिए, हम फटाफट उसके जवाब देंगे आपको। और तेज़ी के बाज़ार में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में होंगे, और चाहे वो वायदा का हो, ऑप्शंस का हो, कैश का हो, जो भी सवाल है आप हमें भेजेंगे, हम फटाफट उनके जवाब लेंगे। और आपके आज जवाब कौन देगा? आज जवाब देंगे गौरव बिस्सा जी, जो इनक्रेड इक्विटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट हैं। गौरव जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ये सेंटर रैली चल पड़ी फिर से दोबारा से बहुत तेज़ी के साथ। निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रेटजी है आपकी? गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए, ये कुछ इंस्टेंसेस में है जहाँ पे निफ्टी जो है थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस के आसपास में आ रहा है। अगर आप डेली चार्ट्स अगर देखेंगे तो दो राइजिंग चैनल के रेजिस्टेंसेस हैं अराउंड 21,600 स्पॉट, उधर ही ये ट्रेड कर रहा है। और बैंक निफ्टी जो है वो फिलहाल ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो उसके इमीडिएट ब्रेकआउट थे 47,900 48,000 स्पॉट के। तो अब जो दारोमदार है वो बैंक निफ्टी के ऊपर है। अगर ये सस्टेन करता है अबाउ 48,000 तो निफ्टी विल आल्सो गो टुवर्ड्स 21,700 800, और बैंक निफ्टी जो है वो 49,000 49,500 चला जाएगा। लेकिन अगर सस्टेन नहीं हो पाता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमको दोनों इंडिसेस में देखने मिल सकती है। तो आज की तारीख में अगर मैं कहूँ तो मुझे लग रहा है निफ्टी जो है वो थोड़ा वो जोन में है जहाँ पे मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। इनफैक्ट हमने अपने क्लाइंट्स को भी यही सलाह दी है कि यहाँ पे आप फ्रेश लॉन्ग के मौके मत देखिए। स्टॉक स्पेसिफिक आपको मौके मिलते रहेंगे, आप उसमें ट्रेड कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर निफ्टी इंडेक्स पर व्यू है या इंडेक्स को ट्रेड करता है तो यहाँ पे डेफिनेटली लॉन्ग के मौके नहीं है, एकदम रेजिस्टेंस के आसपास में ही निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं। ओके, तो ये है स्ट्रेटजी इंडेक्स पे। और कोई स्टॉक इस समय जो आप सुझाना चाहें आइडिया के तौर पे? देखिए, हमने अपने क्लाइंट्स को भी एज अ डिस्क्लेमर मॉर्निंग आवर्स में कैंपस फुटवेयर या कैंपस एक्टिववेयर जो कहते हैं वो दिलवाया है। यहीं पे दिलवाया, मौजूदा समय पे 287 88 पे ही दिलवाया। 270 का स्टॉप लॉस, 330 का टारगेट। तो यहाँ पे डेली चार्ट्स पे अच्छा रिवर्सल हो रहा है, तो यहाँ पे एक बार आप बिल्कुल फोकस कर सकते हैं। जैसे मैं कहा गया है इटरनली बुलिश ऑन PSUs। तो अगेन एज अ डिस्क्लेमर, हमने हिंद कॉपर कल दिलवाया था क्लाइंट्स को अराउंड 200, लॉन्ग टर्म व्यू है। और ऑयल इंडिया आज दिलाया, ये भी लॉन्ग टर्म व्यू है। तो ये दो स्टॉक जो है PSU बास्केट में से जो हमने अपने क्लाइंट्स को दिलवाए हैं। और कैंपस जो है वो हमने शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म ट्रेड जो भी आप करिए 15-20 दिन 1 महीने का, हाउएवर यू वांट टू पुट इट, वो दिलवाया है। ओके, तो ये कुछ आइडियाज़ हैं। चलिए फटाफट सवाल लेना शुरू करते हैं। अंजलि बत्रा ने पूछा सवाल, अडानी टोटल गैस और BHEL शेयर कैसे हैं, उनको राय चाहिए आपकी। देखिए, पहले BHEL में कहूँगा, जैसे मैंने कहा मैं आई एम वेरी बुलिश ऑन PSU ओवरऑल। हमने अपने क्लाइंट्स को रिपोर्ट के माध्यम से 75 पर दिलवाया था। हमने पार्ट प्रॉफिट 175 समथिंग समथिंग में कुछ करवाया है। ओवरऑल हमारा जो टारगेट्स है वो 230 के हैं। तो यहाँ पे मैं फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन अगर कोई डिक्लेयर जगह आपको देखने मिलती है टुवर्ड्स 150 तो आप वहाँ पे बाई कीजिए। देखिए, आज हम लोग वो लेवल पे है निफ्टी में जहाँ पे काफ़ी स्टॉक ऊपर जा चुके हैं, इंडेक्स ऊपर जा चुका है। तो बात यहाँ पे अच्छे या बुरे स्टॉक्स की या वीकनेस या स्ट्रेंथ की नहीं है, बात हो जाती है स्टॉप लॉस की, बात हो जाती है कि पैनिक की। अभी सब अच्छा लग रहा है। अगर यहाँ से किसी दिन निफ्टी ने 300-400 पॉइंट हफ्ते भर में नीचे गिर गया और स्टॉक ऊपर से 15% करेक्ट हो गए तो वो सेम कन्विक्शन नहीं रहेगा। तो वो स्थिति ना आए, इसके लिए जो ऑलरेडी ओवरबॉट है, बहुत ज़्यादा भाग चुके हैं, उसको अवॉइड कीजिए। सारे मोमेंटम के स्टॉक्स है, डिक्लाइंस में इसको ऐड कीजिए। और अदानी टोटल की अगर बात की तो जैसे मैंने कहा कि ये सब को अभी भी थोड़ा स्टेबलाइज होने दीजिए, एक एक करके इसको बाय कीजिए। यहाँ पे फिलहाल मैं कहूँगा रिस्क है, अगर ये सस्टेन हो गया 1100 तो आप बाय करके जा सकते हैं, 1050 का स्टॉप लॉस। यहाँ पे फिलहाल इसको अवॉइड कीजिए। दूसरा, यू शुड बी रेडी कि ये समूह में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो वो आपको एक और उसका एक संधान लेना पड़ेगा। ओके, राजीव गोयल जी का सवाल है, HEG के 200 शेयर हैं इनके पास, 1850 के भाव वाले, होल्ड करें या एग्जिट हो जाएं? देखिए, अगर इनको शॉर्ट टर्म का है तो भी आप बने रह सकते हैं, बट यू शुड एग्जिट अराउंड 1900। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्ले करते हैं तो काफ़ी अच्छा इसमें सेटअप उभरते हुए आ रहा है, और ब्रेकआउट्स भी इसमें कंफर्म होंगे। अभी तक फिलहाल ब्रेकआउट्स दिख रहे हैं, बट यू शुड वेट फॉर मंथली चार्ट्स। तो अगर वो कंफर्म होते हैं, जो इट विल बी अराउंड 1900 ओनली, तो काफ़ी बड़ी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। आपको ये 2500-2600 लेवल भी दिखा सकता है। तो अगर आपको बहुत घाई नहीं है, आप इसको साल 1.5 साल लग सकते हैं, तो बना रहिए। अच्छा गौरव, इरेडा बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं, मेरे ख्याल में इरेडा भी थोड़ा चार्ट वार्ट बना नहीं है, तो इस पर राय आप देंगे क्या इरेडा, या अभी छोड़ देते हैं इसको? नहीं नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगा। देखिए, अगर मैं दे भी दूंगा ना तो मैं जो चार्ट्स देख रहे हैं वो 2 हफ्ते के चार्ट देखे प्रदर्शन देंगे, वो सही नहीं रहेगा एनालिस्ट के लिए भी। बिल्कुल, इरेडा में भाई जो लोग एकदम रिसेंट लिस्टिंग है ना, अभी मुश्किल से 10 12 15 ट्रेडिंग सेशंस हुए होंगे,
तो उस पर थोड़ा भी जल्दबाजी है कि इरेडा पे कोई व्यू किसी को भी देना ठीक नहीं है यहाँ पे, तो उसको थोड़ा सा रखते हैं। गिरिराज सिंह का सवाल लेते हैं। उदयपुर से इन्होंने सवाल पूछा है, एम्फेसिस का इन्होंने 77 वाला कॉल लिया है, 77 रुपये पे कॉल लिया है, स्ट्राइक प्राइस 2720 का है एक लॉट, और पावर ग्रिड में 240 स्ट्राइक प्राइस की 4 रुपये 31 पैसे पे कॉल लिया, दिसंबर एक्सपायरी है। देखिए एम्फेसिस में आप एक बार बने रह सकते हैं क्योंकि एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने मिला है। आप देखिए कुछ प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने मिली है आईटी शेयरों में, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा अभी भी स्ट्रांग है, प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है। ब्रेकआउट्स इसमें नीचे में थे, लेकिन फिलहाल आप इसमें बने रह सकते हैं। तो अगर कल तक अगर ये आपको 2720 पार नहीं होता है तब आप रिव्यू कीजिए, लेकिन फिलहाल मोमेंटम जो है वो काफ़ी अच्छा है, इसमें आप बने रह सकते हैं। वहीं अगर हम पावर ग्रिड की अगर बात करें तो ये थोड़ा स्लो मूवर है, और इसमें अगर आप पिछले 5 या 7 सत्रों का अगर देखेंगे तो आपको इनफैक्ट उसके पहले के भी अगर आप देखेंगे तो एक रेंज में ट्रेड हो रहा है, जहाँ पे अच्छे सपोर्ट जो है वो 225 के हैं, और एक अच्छा सा हर्डल जो है वो आपको 240-42 के आसपास में देखने मिला था। रेंज बाउंड स्टॉक में आप अगर ले रहे हैं तो यू शुड बी केयरफुल। अगर आज या कल तक में अगर आपको मोमेंटम नहीं दिख रहा है तो एग्जिट कीजिए। ओके, हरीश चौहान ने बिरला सॉफ्ट सही प्राइस पे खरीद लिया था 275 पे, 850 शेयर है इनके पास। कॉस्ट बुक कर लें क्या, कुछ मतलब बेच के फ्री कर लें क्या इसको? देखिए बहुत अच्छा शेयर इन्होंने लिया है। हमने भी अपने क्लाइंट्स को 285 पे रिपोर्ट के माध्यम से फ्रेश लाइफ टाइम हाई के लिए दिखाया था। हम तो बुक कर चुके हैं, बट मेरे हिसाब से इनको अपनी कॉस्टिंग प्राइस जो है या इनका इन्वेस्टमेंट है उसको निकाल के आप इसको राइड कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि विद इन आईटी स्पेस में और हमको लेना चाहिए तो आप दूसरे जैसे बेसिल टेक है, टेक महिंद्रा है, तो यहाँ पे मोमेंटम मुझे लग रहा है कि इनमें भी लाइफ टाइम हाई आपको देखने मिलेगा, तो यहाँ पे भी आप निवेश कर सकते हैं। तो इट बिकम्स वर्चुअली फ्री फॉर यू। सो मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक तो आपको करना चाहिए जो इन्वेस्टमेंट पार्ट है, बाकी आप राइड कीजिए और चाहिए तो दूसरे में स्विच कर सकते हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। कैलाश वनवारी जानना चाहते हैं कि एनबीसीसी में शॉर्ट टर्म का टारगेट क्या होगा? देखिए एनबीसीसी में तो शॉर्ट टर्म में टारगेट आ चुके हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट इसमें जो बाय दी थी वो 60 के आसपास में दी थी, और अभी जो रिसेंटली जो ब्रेकआउट हमको देखने मिला था वो था 74 के आसपास में, और वो जो ब्रेकआउट था वो आपका एक 10% का ब्रेकआउट था, वो भी आ चुका है। तो मेरे हिसाब से अगर आप ने बाय कर लिया है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और ये शॉर्ट टर्म के ही है। और अगर किसी को फिर भी अगर राइड करना है तो 80 के स्टॉप लॉस से राइड कीजिए या 70 के स्टॉप लॉस से राइड कीजिए। मोमेंटम में जहाँ पे जा सके उतना अच्छा है, बट मेरे हिसाब से जो पैटर्न ब्रेकआउट्स थे उसके टारगेट तो आ चुके हैं। ओके, टारगेट ऑलरेडी आ चुके हैं और इन्होंने आपने 51 पे ख़रीदा है, तो आपके लिए तो बेटर है कि आप अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज करें, प्रॉफिट बुक करें। कृति जायसवाल के पास गोदरेज एग्रोवेट के शेयर हैं, 510 के भाव पे इन्होंने लिए हैं, 1 साल के लिए रखना चाहती हैं ये। देखिए रख सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, बहुत बड़ा तो नहीं हुआ है, लेकिन एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट 530 के आसपास में देखने मिल रहा है, तो यहाँ पे फिलहाल आप बने रह सकते हैं। बट देन यू शुड हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कि आप सोचे मैं बहुत बड़े में करूँगा, क्योंकि देखिए ऊपर में काफ़ी बड़े हर्डल्स भी आ रहे हैं। तो आप बने रहिए यहाँ पे, बेच के मतलब है नहीं। 530 का एक स्टॉप लॉस कर लीजिए और उसको राइड कीजिए। ओके, चेतन प्रकाश जी ने जो सवाल लिखा ना, चेतन जी आप पूरा सवाल लिखिए। आपने लिखा कि आईसीआईसीआई और सिप्ला के टारगेट क्या हैं। अब जब तक आपकी बाइंग प्राइस नहीं पता चले कैसे टारगेट बताया जाए आपको? व्यू बता सकते हैं इसमें, करंट प्राइस पे क्या व्यू है आईसीआईसीआई बैंक और सिप्ला पे? देखिए अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में देखें तो अभी डाइवर्जेंस सिस्टम को देखने मिल रहे हैं। अभी मुझे पता नहीं कि इनका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का है या लॉन्ग टर्म का है। बट अगर शॉर्ट टर्म की अगर बात की जाए तो जो प्रीवियस स्विंग आए थे 1000 के उसके आसपास में ही ये ट्रेड कर रहा है। तो अगर उन्होंने ट्रेडिंग के लिए लिया है तो यहाँ पे आपको बुक कर लेना चाहिए। और दूसरे जैसे मैं कहूँ, अगर मुझे मिड कैप बैंक्स जो है वो प्रिफर्ड है, फॉर एग्जाम्पल बंधन बैंक है या आरबीएल बैंक है, यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट्स देखने मिले हैं। तो मैं अगर मुझे आप पूछेंगे तो मैं लार्ज कैप स्टॉक्स में फोकस ना करके मैं मिड कैप स्टॉक्स में फोकस करूंगा, या उसको स्मॉल कैप बोल लीजिए, तो मैं उसमें फोकस करूंगा। तो फॉर मी द प्रीफर्ड पिक विल बी आरबीएल बैंक एंड बंधन बैंक। आईसीआईसीआई एक्सिस ये सारे जो है एक बार मोमेंटम ले चुके हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ वीक है, बट ऑलरेडी मोमेंटम आ चुका है, तो अल्फा यहाँ पे नहीं जनरेट होगा। अल्फा नहीं जनरेट होगा, मतलब इंडेक्स से ज़्यादा पैसे आप नहीं बना पाएंगे, एवरेज पैसा आपका बनेगा, इसलिए आप स्विच कर सकते हैं जो मिड कैप बैंक बताए हैं। अच्छा, गौरव भारद्वाज जी ने 2.5 साल पहले 2,500 रुपये, 2550 रुपये पे दीपक नाइट्राइट खरीद लिया था। अब ये उस एक रेंज में फंस गए हैं, चाहते हैं कि क्या करंट प्राइस पे वो बेच के निकल जाएं, अब और इंतजार ना करें या होल्ड करें फिर?
मेरे हिसाब से बिल्कुल बने रहना चाहिए। मुझे लग रहा है कि केमिकल स्पेस में रिवर्सल्स आ रहे हैं, बट ये अक्रॉस द स्टॉक्स नहीं आ रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं। तो हमने अपने क्लाइंट्स को पहले आरती इंडस्ट्रीज दिलवाया था, इट्स अप 20%। हमने अपने क्लाइंट्स को दीपक नाइट भी 2,000 रुपये दिलवाया था। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। और जो मेरी स्टडी है, इसके टारगेट जो है 3,000 से 3,200 आ रहे हैं अगले 12 से 15 महीने में। तो अगर आप साल भर तक होल्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल बने रहिए। करेक्शन अगर आता है तो जिन्होंने नहीं लिया है, कोई करेक्शन अगर आपको देखने मिलता है, मार्केट में करेक्शन आया तो इसमें भी करेक्शन आएगा, और आपको अगर 2,000 के आसपास देखने मिलते हैं, तो आई वुड रिकमेंड बाइंग दीपक नाइट्रेट। मुझे लगता है कि केमिकल स्पेस में सबसे इंटरेस्टिंग लुक्रेटिव स्ट्रक्चर जो है वो दीपक नाइट्रेट का है। ओके, तो उसमें ऐसा होल्ड करना चाहिए, टारगेट बड़े आएंगे। तुहीन कुमार सिंह ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल लिखा है, मेरे ख्याल में फैट फिंगर है थोड़ा इसमें। इन्होंने लिखा है नियोजेन फॉर द पीरियड ऑफ 1 आवर, अब 1 घंटा लिख दिया उन्होंने, हमारे ख्याल में 1 साल होगा। क्या करना चाहिए? 50 शेयर हैं इनके पास, 1662 के, 1662 पे नियोजन केमिकल्स। देखिए, अगर इनका व्यू अगर साल भर का या उसके ऊपर का है, तो मेरे हिसाब से एक बार फिलहाल आप बने रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम जो है वो पिकअप कोशिश कर रहा है कि थोड़ा और पिकअप कर ले। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक हर्डल इसका जरूर था, अगर 1900 के आसपास का, लेकिन अपने जो प्रीवियस सपोर्ट्स थे उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर सस्टेन हो जाते हैं तो एक फ्रेश लाइफ टाइम हाई के लिए स्विंग बनना चाहिए। तो 12 महीने का मत रखिए, बट अगर आपका 2 साल तक का नजरिया है तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। ये राय बन रही है। दामोदर धूत जी ने 10,000 शेयर खरीदे हैं IFCI के, 23 रुपए पर। 1-2 साल के लिए नजरिया चाहिए इनको। देखिए, वन PSU बास्केट में आता है, तो मेरे रेडार पे है। हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिलवाया था। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा नीरज जी, कि यहाँ पे फंडामेंटल्स जो है वो स्ट्रांग नहीं है। ये जो हमने दिया था प्योर एक टेक्निकल कॉल दिया था, और हमने अपने क्लाइंट्स को ये कहा भी था कि इसके जो फंडामेंटल्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वैसा नहीं है। रादर यू कैन कॉल दिस एज अ पुअर। तो मेरे हिसाब से तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं 23 रुपये। हमने भी अपने क्लाइंट्स को ऑलमोस्ट 1-2 रुपये ऊपर नीचे ही दिलवाया है, 22 के आसपास ही दिलवाया है। तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। यहाँ से आपको अपसाइड आपको 45 तक की देखने मिल सकती है, तो आप बने रहिए। ओके, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि फंडामेंटल ठीक नहीं तो आप कोशिश करिएगा कि उसको कैसे मैनेज करना है, लेकिन टेक्निकल कॉल दीजिएगा। भास्कर पंत जी ने सवाल पूछा है डालमिया भारत सीमेंट पर लॉन्ग टर्म के लिए 2121 इनकी खरीद है। देखिए, स्टॉक इनको मुनाफे में जरूर है, स्ट्रक्चर वीक मैं कहूँ ऐसा नहीं है, लेकिन ब्रेकआउट्स जो है वो थोड़ा ऊपर में आएंगे। इनके ब्रेकआउट्स जो आएंगे वो मौजूदा स्तरों पे थोड़ा और कंसोलिडेशन आपको देखने मिल सकता है। ब्रेकआउट्स विल बी अराउंड 2500। एक बार उसके ऊपर वीकली ग्रोथ आती है तो मोमेंटम जो है वो पकड़ना चालू करेगा। तो वीक नहीं है स्ट्रक्चर, आप बने रह सकते हैं। जैसे इनका कहा, इनका लॉन्ग टर्म नजरिया है, तो बिल्कुल आप बने रह सकते हैं। थोड़ा सा टाइम करेक्शन होगा, बट बियॉन्ड मुझे इसमें लग नहीं रहा है। ओके, आशीष वर्मा जी का एक सवाल है। सर, मेरा सवाल है, नए साल में आपकी कुछ, इसके आगे डैश 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 है। अब मैं इनसे ऊपर निपटूंगा। ओके, AB कैपिटल पे एक सवाल पूछा है संतोष साहू ने। 172 पे 1,000 शेयर ले रखे इन्होंने AB कैपिटल पे। देखिए, यहाँ पे फिलहाल अंडर परफॉर्मेंस हमको देखने मिली है, सपोर्ट्स के आसपास में है। अगर आप ओवरऑल वीकली चार्ट्स पे देखेंगे तो हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है स्टॉक, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। हैविंग सेड दैट अप ट्रेंड में, इसका मतलब ये नहीं कि नीचे आएगा नहीं स्टॉक, तो यहाँ पे करेक्शन आ सकता है। तो आप फिलहाल बने रहिए। इसमें दो चीज़ें होंगी, आपको ड्रॉडाउन्स के लिए तैयार होना पड़ेगा, दूसरा आपकी नजरिया जो है आपको लंबा रखना पड़ेगा, देन प्रोबेबली विल मेक मनी। बट एक बार के लिए थोड़ी सी दिक्कत इसमें देखने मिल सकती है। ओके, चलिए आप एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौट के आगे फिर से सवाल जवाब से शुरू करेंगे। स्वागत एक बार फिर से, और गौरव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया का दिन है, उसमें से हम सवाल लेके जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। वरुण शुक्ला जी इरेडा कह रहे हैं, इरेडा छोड़कर बाकी पे जवाब दीजिए। मैं IRFC पे कई बार लेता हूँ, आज फिर लेता हूँ। IRFC पे बहुत लोगों के सवाल हैं गौरव जी। किसी भी प्राइस पे मान लीजिए लिया हो, जैसे इनका 2730 है, उसके नीचे निखिल त्यागी जो हैं वो, उन्होंने प्राइस नहीं लिखा, केवल व्यू जानना चाहते हैं। तो करंट प्राइस पे IRFC में क्या व्यू है? किसी ने पहले ले रखा है तो वो क्या करे, या जो कोई इस समय लेना चाहता है तो वो क्या करे? ठीक है, अच्छा सवाल पूछा है आपने। अगेन
बीइंग पार्ट ऑफ पीएसयू हमने अपने क्लाइंट्स को बास्केट ऑफ 5 स्टॉक्स दिलवाया था। इंडिविजुअली हम लोग थोड़ा बहुत कराते हैं, बट जो हमने प्रेफर किया था लॉन्ग टर्म के लिए वो था बास्केट ऑफ 5 स्टॉक्स, जिसमें आरवीएनएल, आईआरएफसी, अर्कॉन, रेलटेल और राइट्स, ये स्टॉक्स थे। और आईआरएफसी रिसेंटली हमने ब्रेकआउट पे बाय के लिए दिया था, वी हैव बुकड आउट 94-95 पे। यहाँ पे एक स्विंग है, ब्रेकआउट है, उसको रिटेस्ट करके आया है, तो 93 के स्टॉप लॉस अगर किसी ने लिया है तो 93 के स्टॉप लॉस इसको राइड कर लीजिए। और ये जो मोमेंटम है इट कैन टेक इट टुवर्ड्स 115 वगैरह के आसपास में। लाइफ टाइम हाई पे है तो बोलना मुश्किल होता है एग्जैक्टली कहाँ से रुकेगा, बट 115 इज वेयर वन कैन लुक द स्टॉक गोइंग टुवर्ड्स। फ्रेश एडिशंस मैं सलाह नहीं दूंगा, इसको बाय ऑन डिक्लाइंस पे रखिए क्योंकि काफ़ी भाग चुका है। आरएसआई पे अगर आप देखें डेली चार्ट्स पे तो काफ़ी एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन्स पे है, तो आप बने रह सकते हैं। लेकिन फ्रेश एंट्री में अगर वापस गिरावट अगर आती है टुवर्ड्स 80 तो वो एक प्रेफर्ड टाइम रहेगा। ओके, करंट प्राइस पे थोड़ा सा रुकिए, लेकिन हाँ मौके मिलेंगे और जो निवेशित हैं उनके लिए तो अच्छे मौके यहाँ पे हैं। नितिन चौहान जी का सवाल ये है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग 1000 शेयर उन्होंने ले रखे हैं, एवरेज प्राइस है 164। क्या राय बनती सर इसमें? देखिए काफ़ी अच्छी प्राइस है। इनफैक्ट वी आर ऑल्सो कंटेम्पलेटिंग कि हम लोग वो टाइम पे दे, बट क्योंकि ये समूह बहुत ज़्यादा खबरों में रहता है और वॉलिटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो मैं ऐसे स्टॉक्स को जनरली अवॉइड करता हूँ। दैट वाज द ओनली रीज़न। स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, डबल बॉटम इसमें बना है, ब्रेकआउट हुआ है। मैं इनको एक चीज़ कहूँगा, बने रह सकते हैं। इनका नज़रिया अगर शॉर्ट टर्म का है तो आप बिल्कुल बुक कर लीजिए। कारण ये कि अगर आप इसके वीकली चार्ट अगर देखेंगे तो 2020 का जो हाई है, फरवरी 2020 से जो हाई बना है, उसको अगर आप एवरी हाई वाला करंट करेंगे तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है और ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वहीं से आया है। 240 का हडल है और अगर आप करंट जो फॉल आप देखेंगे, मोस्ट रिसेंट फॉल वो 240 से ही आया है। तो एक ब्रेकआउट जो फ्रेश है उसके वीकली चार्ट अगर इस पे ब्रेकआउट आता है कि 240 की वीकली क्लोज आती है तो फ्रेश ब्रेकआउट्स आएंगे, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो बने रह सकते हैं। ओके, चिरस्मिता साहू ने लिखा है कि इन्होंने 100 शेयर खरीदे थे हैप्पीएस्ट माइंड्स के 943 में, 6 मंथ का व्यू जानना इनको विद स्टॉप लॉस की 6 महीने में क्या होगा और स्टॉप लॉस क्या। 943 दिखाई दे रहा, अरे एकदम लेवल टू लेवल चल रहा है। क्या करना चाहिए सर इसमें हैप्पीएस्ट माइंड में? देखिए मैं समझता हूँ कि इसमें करेक्शन इज ऑलमोस्ट ओवर। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बड़ा करेक्शन आएगा, तो इन्होंने जो प्राइस लिया है मुझे लगता है कि 6 महीने के लिए अपने आप को सीमित ना करें, आप थोड़ा लंबा नजरिया रखें तो काफ़ी बड़ी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। क्योंकि अगर मैं 6 महीने के लिए कहूँ तो फिर बात होगी कि मैं आपको टारगेट दे दूंगा कि चलो यहाँ से आप 10 से 15% की अपसाइड ले लो। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट 6 मंथ्स हमको ये देखना होगा मार्केट चल चुका है, अगले 6 महीने में बड़ा इवेंट आएगा विच इज़ यूनियन इलेक्शन। इलेक्शन के पहले आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, वोलेटिलिटी आपकी बढ़ सकती है, तो वो सारा आपको कंसिडर करना रहेगा। तो मुझे लगता है अगर आपका व्यू स्ट्रिक्टली वही है तो मैं आपको 15% के अपसाइड की राय दूंगा मैं, क्या प्लेगा 15%, और आपके जो स्टॉप लॉस होंगे वो 870 के होंगे। लेकिन अगर आप इसको रख सकते हैं 1.5-2 साल के लिए तो मुझे लगता है काफ़ी बेहतरीन स्ट्रक्चर इसमें हो रहा है। फाइनली इसमें रिवर्सल्स आ रहे हैं और रिवर्सल्स अगर कंफर्म होते हैं तो अपसाइड जो है यहाँ से काफ़ी बड़ी आ सकती है। ओके, दिव्यांशु भारद्वाज का सवाल लेते हैं क्विकली। 129 शेयर हैं आईडीएफसी के 90 के भाव पर, 2 साल के नजरिए चाहिए इनको। देखिए बने रह सकते हैं। आईडीएफसी हमने क्लाइंट्स को भी दिला था, वी हैव बुकड आउट, बट हमको क्वेरीज आती रहती है। ब्रेकआउट 65-66 के थे, लेकिन आप इसमें बने रह सकते हैं और काफ़ी बड़े ब्रेकआउट्स थे। तो यहाँ पे जो टारगेट्स हैं वो यहाँ से भी 30-40% ऊपर के आ रहे हैं, तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। 2 साल का नजरिया है तो और अपसाइड आ सकती है, बट अभी के लिए जो प्रोजेक्शन आ रहे हैं वो 30-40% अपसाइड के आ रहे हैं। ओके, कैप्रिकॉन जी ने सवाल ऐसा लिखा है कि उसका जवाब मैं देता हूँ। 29,000 रुपये का पॉकेट मनी सेव किया इन्होंने इस साल, बहुत अच्छा किया आपने। 1-2 साल के लिए कहाँ लगाए? मेरा सुझाव तो ये कि ईटीएफ में लगा दें। गौरव जी, आपका सुझाव देंगे? जी बिल्कुल। जो पहली बार निवेशक है हम क्लाइंट्स को यही कहते हैं कि या तो आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के स्कीम में डालिए, जिसका हिस्ट्री आपके पास 15-20 साल की हिस्ट्री है या एटलीस्ट 10 से 15 साल की हिस्ट्री है, या फिर आप उसको ईटीएफ में डालिए जो आपके लिए सेफ हो जाएगा। स्टूडेंट हैं तो यहीं से शुरुआत करिए, सेफ रहिए। गौरव जी, जाते जाते एक 30 सेकेंडर, ये इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं, आप देखिए ना, 7-7 आईपीओ एक साथ खुले रहते हैं और सबकी लिस्टिंग 50%, 100%, 100 गुना सब्सक्राइब हो रहे हैं। आपको मन ललचाता है यार इसमें लग जाती लॉटरी तो कैसा रहता?
देखिए, मन तो ज़रूर ललचाता है, लेकिन जैसे मैंने कहा पहले भी कि स्टॉक मार्केट जो डिसिप्लिन का है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आईपीओस खराब है, लोगों को करने चाहिए, हमको तो मिलते नहीं है कभी। हम्म। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब इतना ज़्यादा आता है, मोमेंटम आता है स्टॉक्स वगैरह में, इंडेक्स वगैरह में, तो उसका आपको रिफ्लेक्शन आईपीओ मार्केट में भी देखने मिलता है। अच्छे स्टॉक्स में, अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स में आप निवेश कीजिए। अगर लग गया, लिस्टिंग गेन्स के लिए रख सकते हैं, लिस्टिंग के बाद में भी रख सकते हैं आप, वो बात नहीं है। बट जो आप खरीद रहे हैं, यू शुड बी वेरी फोकस्ड। अपने जो डिसिप्लिन, आपने जो रूल्स बनाए हैं, उसके आप विपरीत मत जाइए, उसको आप दायरे को पार मत कीजिए। ये जो है, हर ट्रेडर के लिए एक लक्ष्मण रेखा होनी जरूरी है, हर निवेशक के लिए लक्ष्मण रेखा होनी जरूरी है। तो चाहे वो माँ सीता थी या चाहे हम हैं, लक्ष्मण रेखा पार करेंगे तो नतीजा जो है वो अपने फेवर में नहीं रहेगा। बिल्कुल, लक्ष्मण रेखा पत्थर की लकीर है। 2002 2003 याद करिए, नहीं याद आ रहा है तो किसी सीनियर से पूछिए, ऐसे झड़ी लगी थी आईपीओस की। नो कमेंट वाली बात है, किसी के बारे में कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। गौरव सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और सारी राय देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पे, और ब्रेक के बाद आप देखिए खिलाड़ी नंबर 1, और 11:30 बजे आप देखिएगा प्याज पे कोहराम। ये पता नहीं क्या कुछ खबर लेके आ गए कमोडिटी वाले, बड़ा बवाल हो गया कुछ, लग रहा है ऐसा। तो छोटा सा एक ब्रेक।